जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 37 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इस स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। कह रहा है पाराद्वीप बंदरगाह किस नदी डेल्टा पर स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह जो है किस नदी डेल्टा पर स्थित है, ये हो जाएगा महानदी पर। महानदी पे आप जानते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पे। हीराकुंड बांध भी किस नदी पे है, महानदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पे। इसी तरह पाराद्वीप बंदर भी किस नदी डेल्टा पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। कहाँ पड़ता है ये पाराद्वीप बंदरगाह, कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव है। तो बायोगैस की बात करेगा तो ये हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या हो जाएगा, बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, जिसको CH4 बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4, जो कि बायोगैस का, जैसे बायोगैस जो CH4 मीथेन की अधिकता धान के खेतों में अधिक देखने को मिलता है। दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है धान की अधिकता। सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं। केवल प्रकाश, जो कि गलत है। प्रकाश और दीर्घ तरंगीय अवरक्त विकिरण, ये भी नहीं होगा। प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त मतलब इंफ्रारेड विकिरण। प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज पूछा है। आप जानते हैं कि लोहा धात्विक खनिज है। क्या है, धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज है। तांबा धात्विक खनिज है। बॉक्साइट ये भी धात्विक खनिज है। ये लेकिन अभ्रक क्या है, अभ्रक अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के, हल्का सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भारत के उत्तरी राज्य की एक रबी फसल है। आप जानते हैं कि चावल क्या है, खरीफ है। बाजरा खरीफ है। रागी खरीफ है। लेकिन जौ क्या है, एक रबी फसल है, जो शीत ऋतुओं में पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम यूरोप की नदियाँ अच्छी उदाहरण है। उत्तर पश्चिम यूरोप की नदियाँ की अच्छी उदाहरण कौन सी है। तो बताइए, जल निकास एवं समांतर पैटर्न, ये भी गलत है। जल निकास के त्रिज्यक पैटर्न की, ये भी गलत। जल निकास के कंटकीय पैटर्न की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है। जैसे ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। कैरेबियन की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। लेकिन दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसी जलधारा है, शीत जलधारा है। कैसी जलधारा है, शीत जलधारा है। कैसी जलधारा है, शीत जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राधीन स्मारक संरक्षण तट एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ऐसा कहेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। कह रहा प्राधिक स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से लेके 1905 तक रहा था। कहाँ से कहाँ तक, 1899 से लेके 1905 तक रहा था। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से लेके 1910 तक रहा था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और लॉर्ड कैनिंग ये वायसराय था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी। इंपीरियल कैडेट
क्रॉप्स की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल अभी आपको बताया गया 1899 से लेके 1905 में इसका कार्यकाल रहा था। कह रहा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। अब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, इसका उपयुक्त पदावधि मतलब पद की अवधि की शाही कलाक्रमण की है, ये कह रहा है। तो इसका कार्यकाल कितना है? लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। चेम्सफोर्ड कह रहा है ना, चेम्सफोर्ड का हो जाएगा आपका 1916 से 1921, 1916 से 1921 हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग की बात करेगा तो लॉर्ड हार्डिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1910 से 1916। लॉर्ड इरविन की बात करेगा तो आप बताइएगा इसका 1926 से 1931, 1926 से 31, 1926 से 31, 1926 से बताइए कौन होगा? पहला नंबर 1899 से 1905, फिर 1916 से 1921, 1910 से 1916। तो बताइए पहला एक, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3 हो जाएगा पहला, तो उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाद में हुआ था 1926 से 31, बाद में 1 3 2 4 है क्या? 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसमें किसी में नहीं दिया है तो गलत ऑप्शन है, इसमें गलत ऑप्शन दे दिया है। इसमें 1 3 2 4 हो जाएगा। 1 3, इसको 3 कर लीजिए, 2 4 कर लीजिए, तो इसको किसी को लिख लीजिएगा 1 3 2 4। अभी आपको बता दिया गया लॉर्ड कर्जन पहले होगा, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कितना तक रहा था? आप जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 16, और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो था 1916 से 1921 ईस्वी तक इसका, और लॉर्ड इरविन का 1 3 2 4 हो जाएगा। तो इसमें गलत ऑप्शन दिया है तो सही कर लीजिएगा। असैनिक प्रशासन में 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1905 असैनिक, और 1905 में किसका कार्यकाल चल रहा होगा बताइए? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905, ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल चल रहा था। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल सही है। वो प्रांतीय मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था, सही। इसमें पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। तो बताइए केवल एक बी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाया गया था। दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा तो प्रियोरिटी दीजिएगा लॉर्ड कर्जन को। क्या दीजिएगा? लॉर्ड कर्जन को दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस की बात करेगा आपका क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस मीथेन। क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है कोयला हो गया, इसे सब क्या, कोयला क्या है? प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस में जो है प्राकृतिक गैस मीथेन और प्लस इथेन दोनों का होता है, इथेन भी होता है। मीथेन 83% होता है, जबकि ये 16% होता है, ये 16% होता है। सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन हो जाएगा? तो मीथेन सबसे अधिक क्या होता है? मीथेन। जबकि वही एलपीजी में पूछेगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में पूछेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें जो होता है इसमें क्या होता है? इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है। इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सबसे अधिक क्या होता है? इसमें ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन तो एलपीजी में पूछेगा। तो ऐसे पूछ रहा है प्राकृतिक गैस में, तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन कार्बन का सबसे छोटा रूप क्या होता है? ग्रेफिन होता है। कार्बन का सबसे छोटा रूप ही क्या कहलाता है? ग्रेफिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नैनो रूप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल्म का रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफिल्म का सूत्र CsCl3 ट्राई टेट्राक्लोरो ट्राई क्या हो जाएगा? ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। टेट्राक्लोरोमीथेन क्या? ट्राइक्लोरोमीथेन क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो CHLORO ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसका सूत्र होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। जब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में CsCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, ठीक। तो जब मीथेन
CH4 जब Cl से अभिक्रिया करता है तो CH4 Cl से अभिक्रिया कर Cl को CH4 को क्या करता है, रिप्लेस करते रहे, क्लोरीन को रिप्लेस करते रहता है, जिससे CH Cl3 बनता है, जिसे ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। ये क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्जिन का निर्माण करता है। फॉस्जिन का सूत्र होता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड होता है, कार्बोनिल क्लोराइड होता है, ठीक। COCl2 होता है फॉस्जिन का सूत्र। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो बताइए कौन हो जाएगा, देख लीजिए। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्टेन संख्या कहेगा, ऑक्टेन संख्या कहेगा तो पेट्रोल हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या कहेगा पेट्रोल। और C10 कहेगा, C10 कहेगा तो डीजल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। C10 डीजल हो जाएगा, C10 क्या हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को दिखाता है ये। अगला क्वेश्चन दे, सामान्यतः धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर, जैसे धातु जो है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन मुक्त करता है। जब धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल हो जाता है। तो यहाँ क्या रहा है, जब सामान्य धातुएं अम्ल से, सामान्य धातु जब अम्ल से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, बिल्कुल सही है। और परंतु धातुएं, जब धातु नाइट्रिक अम्ल से के साथ अभिक्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि H2O को क्या करता है, H2NO3 जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण H2O को क्या करता है, रिप्लेस करके HNO3 कर देता है, H2O बना देता है, जल बना देता है। क्या बना देता है, जल बना देता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर 7.0 से 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर का pH मान जो होता है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर जल अम्लीय वर्षा कहलाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। मुंह का pH मान बढ़ जाने से, मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाने पर, 5.5 से कम हो जाने पर क्या होता है, दांत झड़ने लगता है, दांतों का क्षय होने। यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ जाने से, ये गलत होगा। कम हो जाने से, मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाने पर क्या होता है, दांतों का क्षय होने लगता है, जो कि ये गलत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो, जिसमें कह रहा है कौन सही है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सही की बात कर रहा है तो ध्वनि क्या होती है, ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विरलन की घटना देखने को मिलता है, सही बात है। ध्वनि की प्रबलता उसकी आवृत्ति, आवृत्ति नहीं आयाम, आयाम होता है, क्या होता है, आयाम। आयाम के वर्ग के समानुपाती कौन होता है, इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, इंटेंसिटी तीव्रता होता है। जबकि आयाम के समानुपाती कौन होता है, पिच होता है, तारत्व होता है। तारत्व किसके होता है, आयाम के हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है गया। जब कोई वस्तु ध्वनि से अधिक वेग से गति करती है, जब कोई वस्तु ध्वनि से अधिक वेग से गति करती है तो वातावरण में सोनिक बूम उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु की चाल को v से दिखाए थे और वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो तो वो कहते हैं सबसोनिक, कहते हैं क्या कहलाता है, सबसोनिक कहलाता है। जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, ये वी नट को ध्वनि की चाल से, ये कहलाता है सुपरसोनिक कहलाता है, क्या कहलाता है, सुपरसोनिक कहलाता है। जब वस्तु की चाल ध्वनि के चाल के 5 गुना से अधिक हो तो ये क्या कहलाता है, हाइपरसोनिक कहलाता है, हाइपरसोनिक कहलाता है। तो यही तो पूछ रहा है, जब कोई वस्तु ध्वनि से अधिक, जब कोई वस्तु ध्वनि से अधिक वेग से गति करता है, ध्वनि की चाल से अधिक, जब कोई वस्तु ध्वनि की वेग से अधिक गति करता है तो वातावरण में सोनिक बूम उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है, सोनिक बूम उत्पन्न करता है। तो ये भी सही है, ये सही है, ये तो गलत है। ये भी बादलों की गर्जन की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादल तथा भूमि से बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते, बिल्कुल सही है। 1 3 4 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बढ़ती हुई गति से जा रही एक ट्रेन, कह रहा है एक बढ़ती हुई गति से जा रही एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति
ट्रेन की गति की दिशा में बैठता है तो गेंद एक गेंद की ऊपर की ओर उछलता है, तब गेंद तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, वेग में गति में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। जब गति में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं तो यहाँ कह रहा है बढ़ती हुई गति, मतलब गति में वृद्धि हो रहा है, गति में वृद्धि की दर को त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण, एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति है तो गति के वृद्धि की दर से, तो मतलब ट्रेन की गति बढ़ रही है, घट रही, बढ़ रही है, बढ़ रहा। और जब कोई वस्तु, ट्रेन की गति बढ़ रहा और जब वस्तु को ऊपर की ओर उछाले तो ट्रेन की गति तेज होने के कारण आगे की ओर चलेगी और वस्तु किसे की ओर, पीछे की ओर गिर जाएगी। जब कहेगा बढ़ती हुई गति के साथ करे तो मतलब गति में वृद्धि की दर को त्वरण, गति में वृद्धि की दर त्वरण कहेगा तो इसका मतलब वस्तु किधर की ओर गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा, वस्तु पीछे की ओर गिरेगा। जब पीछे की ओर गिरेगा वस्तु, अगर वही कहता एक्सेलरेशन वृद्धि की दर की कमी को, वृद्धि की दर की, गति में वृद्धि की दर की कमी को मतलब माइनस से दिखा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, आगे की ओर गिरता। क्या होता है, आगे की ओर, क्योंकि आगे की ओर गिरेगा, क्योंकि वृद्धि में गति में क्या होगी, कमी आएगी, तो मतलब रिटार्डेशन होगा, तो वस्तु किधर की ओर गिरेगा, आगे की ओर गिरेगा। यहाँ पूछा क्या है, बढ़ती हुई गति, मतलब गति में वृद्धि की दर को त्वरण करते हैं, तो इसका मतलब वस्तु कहाँ, किसी की ओर गिरेगा, पीछे की ओर गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेंद उस व्यक्ति को पीछे की ओर गिरेगा। सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ और उस तापमान पर, ये मान लीजिए कोई बर्फ है, ये जल है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ रहता है और इसको हम 1 ग्राम मान लीजिए, ग्राम 1 ग्राम, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 1 ग्राम है। मतलब बर्फ की करा, तो बर्फ और उस तापमान परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बर्फ का गलना, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस रहा, इसके तापमान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसके द्रव्यमान में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यही अगर ये ठोस था, ये द्रव में परिवर्तन, मतलब ये इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, इसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। लेटेंट, अगर किसी ठोस से जल में परिवर्तन, इसकी किसी अवस्था में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट कहलाता है। लेटेंट हीट कहलाता है मतलब गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट को क्या बोला जाता है, गुप्त उष्मा। तो मतलब बर्फ से जल में बदल गया, ठोस से किस में बदला, लिक्विड में बदला, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले ठोस था अब द्रव हो गया, मतलब उसकी क्या हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन होने के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो मतलब उसका तापमान, अवस्था में परिवर्तन होने के कारण उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। और बर्फ का गलनांक पूछ रहा है, तो बर्फ का गलनांक, इसको आप ध्यान दीजिए, गलनांक की बात करेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होगा और हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा और 273 केल्विन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक होगा। बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। और पानी का हिमांक होगा, पानी का हिमांक होगा। पानी कितना डिग्री पे जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, कितना केल्विन पे, 273 केल्विन पे, कितना डिग्री। उसी तरह बर्फ का गलनांक कितना डिग्री पे गले, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ये गलनांक को दर्शाता है। यहाँ क्या कर रहा है, 373 केल्विन। बर्फ का गलनांक अभी क्या होगा, केल्विन में है तो 273 केल्विन होता, यहाँ तो 373 दिया हो, ये क्या गलत है, तो बताइए गलत है। बर्फ को अभी तुरंत बताए, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण विश्व के पिघल जाने पर, मतलब बर्फ क्या है, ठोस है, ठोस से सॉलिड है, सॉलिड से SOLID, सॉलिड से पिघल जाने पर, मतलब कि इसकी द्रव में परिवर्तन हो गया, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन, उसका तापमान एक समान रहता है। अभी तुरंत बताए, ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा, अगर उसका तापमान और द्रव्यमान समान रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो ये बात सही है, उसके अवस्था में इस दोनों के बीच कितना कैलोरी की आवश्यकता हुई, 80 कैलोरी। 1 कैलोरी, एक इसको जूल में बदलने के लिए 4.2 से गुना कर देंगे, 80 गुना 4.2 जूल हो जाएगा। इतना कैलोरी क्या हो जाएगा, जूल में बदल जाएगा। 4.2 से गुना कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। तो ये भी कह रहा है, ये तो सही है, ये गलत है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बर्फ के कणों की, आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया,
और 373 केल्विन हो गया, 373 केल्विन हो गया, 373 केल्विन हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बीपी ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कितना डिग्री पे खोलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना केल्विन पे, 373 केल्विन पे। वही पूछ रहा है बर्फ़ के कणों की ऊर्जा। आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगा, सबसे अधिक ऊर्जा गति किस में हो जाएगा, द्रव में, गैस में सबसे अधिक ऊर्जा गैस में, उसके बाद कम, उससे कम किस में होगा, हो जाएगा आपका द्रव में, द्रव से भी कम, उससे कम, सबसे कम किस में होगा, ठोस में, ठोस से ज़्यादा द्रव, द्रव से ज़्यादा गैस, सबसे अधिक किस में होता है। तो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर, तापमान क्या होना चाहिए, समान तापमान पर, समान तापमान 0 डिग्री समान, बर्फ़ के कणों की ऊर्जा समान तापमान, जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। बताइए, जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होगा, द्रव की कणों की ऊर्जा से अधिक होगा ठोस का कभी नहीं। ठोस से अधिक होगा द्रव, लेकिन द्रव से ठोस का अधिक नहीं होगा। यही कह रहा है बर्फ़ के कणों की ऊर्जा, मतलब बर्फ़ ठोस है, ठोस की कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होगा, नहीं होगा, कभी भी अधिक नहीं होगा, उससे कम होगा। ये गलत कह रहा है। अब तो देखिए ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, तो केवल 2 हो जाएगा। बताइए किस में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, ये ऊर्जा में मापा जाता है। इसमें आप जानते हैं कि पावर बराबर वर्क बाई टाइम होता है। पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, वाट इंटू सेकेंड किसके बराबर हो गया, ये कार्य की ऐसा ही मात्रक जूल होती है, वाट इंटू सेकेंड। आप जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, इसको लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को 1000 वाट इंटू घंटा को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, जूल में बदल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। तो इसी को वही ना पूछ रहा है, किसका हो जाएगा, ऊर्जा की हो जाएगा। अभी तुरंत बताए क्या हो जाएगा, 1 यूनिट किस में मापा जाएगा, ऊर्जा की हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 के ए से लेकर 371 की आई तक अन्विष्ट किया गया। बिल्कुल सही है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एक कड़ी है। गलत है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, कोई भी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा भारत का नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें केवल क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न पर प्रांतों में द्वैध शासन जो था 1935 से पहले लगाया गया था, 1935 से पूर्व लगाया गया था। ठीक, आप कह रहा है उनमें से क्या कह रहा है देखिए तो, कह रहा है ठीक 1935 की एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1935 से पूर्व लगा था। ये क्या लगा था, पूर्व लगा था। ठीक, पूर्व लगा था, क्या लगा था, पूर्व, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात कर रहा है, तो केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था, आरबीआई की स्थापना हुई थी, बंगाल, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों में द्वैध सदनीय व्यवस्था थी, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। 2, 3, 4, 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या थी। ग्राम पंचायत होने वाली राज्य कार्यकारी निकाय और जिला परिषद पर्यवेक्षी निकाय होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में यदि कोई विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों के में संशोधन करना चाहता है तो इसमें कम से कम 2/3 राज्य की विधानसभाओं द्वारा, नहीं ये गलत है, विधानसभा, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ये भी गलत है। संसद में पेश करने से पहले अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ की मंजूरी, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। एक या अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
लगातार कम से कम 5 वर्षों तक, बिल्कुल सही है। कम से 10 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट का वकील होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्र की आय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ये भी सही। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो कौन मानदंड सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वरीयता के क्रम में कौन पहले स्थान पे आता है, तो इसका हो जाएगा यूपीएससी के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, 5 सदस्य निकाय है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये गलत है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनावों के दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ये भी गलत। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। विशेष आहरण एसडीआर के द्वारा किए गए हैं। ये एसडीआर में स्पेशल ड्राइविंग राइट्स में जो तो 5 मुद्राएं थी, इंटरनेशनल 5 मुद्राएं होती है। डॉलर होती है जो कि यूएसए की डॉलर है, और पाउंड होती है, पाउंड क्या होती है, पाउंड होती है, जो कि ब्रिटेन का क्या होता है, पाउंड होता है। यूनाइटेड किंगडम का पाउंड होता है। जबकि यूरोप का क्या होता है, यूरो होता है, यूरोप का यूरो होता है। और जापान का येन होता है, जापान का क्या होता है, येन होता है। और चीन का क्या होता है, रिन मिनबी होता है, युआन होता है। चीन का क्या होता है, युआन। ध्यान दीजिएगा। इसको कौन करता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। द्वितीयक क्षेत्र के बाद अंतर्गत आ रहा है, कौन आएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, बीमा भी, ये वस्तुओं का परिवहन ये तृतीयक क्षेत्र में आता है, ये द्वितीयक क्षेत्र, बीमा भी ये भी नहीं आएगा। तो अब चीनी उद्योग क्या आ जाएगा, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण विनिर्माण, देखिए निर्माण और विनिर्माण, विनिर्माण ये क्या आता है द्वितीयक क्षेत्र में। और वस्तुओं का परिवहन ये तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में परिवहन आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। बीमा ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक, ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है। बीमा सेवा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आपातकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूतियाँ का मतलब होता है गारंटी, GURANTEE, गारंटी कहलाती है, सरकारी गारंटी कहलाती है। शेयर गलत है। ऋण पत्र ये भी गलत है। प्रशासनिक नीति ये भी। राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल क्या कहलाती है, सरकारी गारंटी कहलाती है, जो एक तरह का बॉन्ड होता है। क्या होता है, बॉन्ड जारी होता है। जब कीमत बढ़ने, क्या कह रहा है, जब कीमत बढ़ने की आशा होती है तो उस समय सट्टेबाज जो निकट भविष्य में विक्रय के दृष्टिकोण से क्रय स्वयं व्यवहार में प्रवेश करता है, उसे कहते हैं मंदारी, कहते हैं क्या कहते हैं, मंदारी, विट कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निकाय, सार्वजनिक बोले तो सरकारी और विनिमय दी जाए, यहाँ विनिमय क्षेत्रों मतलब निजी क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। किसके स्वामित्व के आधार, मालिक के आधार पर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेलुलर श्वसन के दौरान ग्लूकोज की फैटी एसिड और एमिनो एसिड उपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती बनता है, इसको समझ लीजिए। ये यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है, ये यहाँ पूर्ण श्वसन होता है। ये कोशिकीय श्वसन क्या करता है, कोशिका द्रव करता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूटता है, C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, टूटना, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ये टूटता है। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूट के किस में टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड के बाद किस में टूटता है, पायरुविक एसिड के बाद किस में टूटेगा, उसके बाद हो जाएगा पायरुविक एसिड के बाद एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद क्या हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद एटीपी का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम के बाद क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको
पायरुविक ग्लूकोज जब टूटा पायरुविक एसिड में टूटा तो पायरुविक एसिड तो है नहीं है। उसके बाद क्या, पायरुविक एसिड के बाद क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम में टूटता है। एसिटाइल को एंजाइम के बाद क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलके क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए, स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं का श्वसन दर तेज होता है, बिल्कुल सही है। हम लोग की तुलना में जो है जलीय जंतु की श्वसन दर तेज होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कम मात्रा हवा की तुलना में कम पाई जाती है। पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन आर्द्रता होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मरकरी और नाइट्रेट से, मरकरी से कहेगा तो मिनी माता रोग क्या हो जाएगा, मिनी माता रोग हो जाएगा। और नाइट्रेट से कहेगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। कैडमियम की कमी से इटाई इटाई का रोग होता है, कैडमियम की कमी से इटाई इटाई की रोग होता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस की रोग होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की रोग होता है। जबकि कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग होता है। मरकरी मिनी माता, मरकरी से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। नाइट्रेट से कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो यही ना पूछा है, तो क्या हो जाएगा, मिनी माता और ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। पौधे में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का हम लोग में क्या होता है, एटीएस राइबोसोम होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं उसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम बनता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए क्या कह रहा है, डीएनए को आरएनए में कॉपी करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन ओनली, बिल्कुल सही है। डीएनए, यहाँ डीएनए लिखना चाहिए। थायमिन डीएनए में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही। प्लाज्मिड एक छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है जिसमें बैक्टीरिया और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसको देख लीजिएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तीनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसको समझ लीजिए। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से डीएनए क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन क्या कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए में जो होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये साइटोसिन होता है। ग्वानिन से ये किस में पाया जाता है, डीएनए में। जब थायमिन के जगह यूरेसिल जोड़ देते हैं, थायमिन के जगह यूरेसिल ला देते हैं तो क्या किस में बदल जाता है, आरएनए में बदल जाता है। थायमिन के जगह यूरेसिल ला देंगे तो क्या बचेगा, आरएनए में बदल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 43वें आसियान समिट का आयोजन कहाँ किया गया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक हैं, डॉक्टर अरविंद फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑपरेशन सजग नामक अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा, 40वां रहा। संपूर्ण भारत में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, अमृत भारत रेल स्टेशन योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत विश्व की कौन सी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 54वें टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश का है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेलोस 2 मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, आपका इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्लीज़ दोस्त, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हमें मोटिवेशन उत्पन्न करता है और वीडियो बनाने के लिए हमें क्या करता है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट उत्पन्न करता है। जय हिंद दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे।